ठीक है। गुड इवनिंग आदित्य। स्टार्ट करते हैं। कल से जहां से हमने खत्म किया था, हमने स्पर्श और क्या देखे थे? स्पर्श व्यंजन लास्ट में देखे थे, अंतस्थ व्यंजन देखे थे और ऊष्म व्यंजन देखे थे। ठीक है, इससे पहले हमने स्वर का पढ़ा था। ठीक है, स्वर, उससे पहले हमने वर्ण देखा, ध्वनि भी देखा। ठीक है, स्वर के सारे प्रकार देखे, अलग अलग बहुत सारे प्रकार देखे। आज का हमारा जो है व्यंजन, व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन देखा था, अंतस्थ व्यंजन देखा था, ऊष्म व्यंजन देखा था। स्पर्श व्यंजन में हमने 25 देखे थे, 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित था, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन तो कंप्लीट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यर अलावा उसको भी देखे, जिसको अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था ऊष्म व्यंजन, तीनों जो स होता है और एक ह। ठीक है, आप लोग तीनों स ऐसा मत बोलिएगा, स स श ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसका उच्चारण स्थान भी देखेंगे आपका, चाहे वो शक्कर का स हो, सरोता का स हो या षटकोण, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। आगे जाते जाएंगे आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट देखने वाले। कल हम अल्प प्राण और महाप्राण। अब जिसके नाम में ही क्या हो, अल्प हो और महा हो, और अल्प के साथ महा के साथ क्या हो, प्राण हो। ठीक है, आपके लिए आपका प्राण क्या है? आपके लिए आपका प्राण क्या है? क्या है? क्या होता है आपका प्राण? क्या है? नहीं पता। देखो, हमारे लिए हमारा, हम जो प्राण की संज्ञा देते हैं ना, वो पैरेलल समानांतर रखते। वो इंग्लिश का थोड़ा सा आ जाता है ना, कृपया उसको अन्यथा ना लेंगे, इग्नोर करेंगे। हमारे लिए जो हम प्राण की जब पैरेलल या समानांतर किसी चीज को देखते हैं तो वो होता है वायु, हवा। प्राथमिक जो नीड होती है, हमारी जरूरत होती है, वो होती है हवा। ठीक है, क्योंकि आप एक बार में कितने बार हवा को अंदर बाहर करते हो, पानी उतना नहीं है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो सकता है 2-4 दिन वेट कर लोगे। ठीक है, इससे आता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमने जो वर्ण देखे इतने देर तक, हमने जो कल जो इतने सारे वर्ण देखे, ठीक है, जब जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से, मतलब देखेंगे अल्प मात्रा, मतलब भीतर से जब हवा जो है अल्प मात्रा में निकलेगा तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण, और जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो बोलेंगे महाप्राण। मतलब जिसको आपको बोलने में आपका प्राण थोड़ा सा निकले वो अल्प प्राण, और अगर आपका प्राण ज्यादा निकल रहा है तो महाप्राण होगा। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का यहां पे दिया हुआ है पहला, तीसरा, पांचवा और पंचम वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा बोलेंगे। प्रत्येक वर्ग का ये बोल रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में सारे अंतस्थ व्यंजन, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके अल्प प्राण है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जो भी दिख रहा है दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, और ये आपके नीचे क्या, ऊष्म व्यंजन, इसको बोला जाता है महाप्राण। अब ये तो हो गया किताबी बातें। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस में। ठीक है, जैसे ही आप बोलोगे क, ठीक है, जैसे आप बोलोगे क, पहला है, इसको बोला है क्या, ये अल्प प्राण है बोले। इसके अलावा ये महाप्राण है बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं क्या, बोले ये महाप्राण है। तो जैसे बोलोगे ना क, तो आप प्रैक्टिस करना, हवा एकदम थोड़ा सा निकलेगा अंदर से। जैसे बोलोगे ख, तो हवा एकदम ज्यादा मात्रा में निकलेगा। समझ गए? उसी तरह से ग में जाओगे तो कम हो जाएगा, घ में जाओगे तो बढ़ जाएगा, अंगा में फिर कम हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो भी वर्ण आप बोलोगे तो हवा जो है हल्की सी निकलेगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरा और चौथा में जाओगे एकदम जोर से निकलेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क्योंकि हल्का मात्रा में निकलता है हवा, इसलिए ये अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा मात्रा में निकलेगा वो महाप्राण। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उस वर्ण को आप उच्चारण करके देखिएगा, बोल के देखिएगा,
और जैसे ही आपको पता चलेगा कि कम मात्रा में हवा निकल रहा है मतलब ये अल्प प्राण है, ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो महाप्राण है। उस तरह से य र ल व बोल के देखो कम, लेकिन जैसे ही बोलोगे स स स ह, हवा ज्यादा मात्रा में निकलेगा। कंपेयर मतलब तुलना कर लीजिएगा दोनों में, कंपेयर करके देखिएगा इसमें कम इसमें ज्यादा, इसमें कम इसमें ज्यादा। ये है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। ज्यादा आपको एकदम टेंशन लेके रटना नहीं है, बिल्कुल भी इसमें रटेंगे नहीं, रटेंगे तो आप ही का नुकसान है। लिख के दे रहा हूं, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा अल्प प्राण और महाप्राण को रटने। और अगर गलती से कौन सा इसमें से अल्प प्राण है महाप्राण है छांटिए करके जब ऐसे गोल गोल करके 3 3 4 4 का ऑप्शन देगा ना, तब तो और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा बोल के प्रैक्टिस करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे भी पूछता है ना, वर्ग में भी देता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होगा। ये आपका है, आप प्रैक्टिस करके भी और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अल्प प्राण और महाप्राण तो क्या हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं, इसी में एक होता है घोष और अघोष। ठीक है, तो नाद की दृष्टि से, ठीक है, देखेंगे नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री, और स्वर तंत्र क्या होता है पता है ना, जिसका गला अच्छा होगा, जो अच्छा गाते होंगे उन लोगों को पता होगा स्वर तंत्र। ठीक है, जब हम बोलते हैं स्वर तंत्र से ही बोलते हैं, कोई दूसरा है क्या जहां से हमारा निकलता है, स्वर तंत्र से बोलते हैं। तो जहां पे स्वर तंत्र झनकृत हो वो आपका क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, और जहां पे ऐसी झनकृति ना हो वो आपका अघोष। तो याद रखिएगा, स्वर तंत्र अगर यहां पे झनकृत हो रहा है तो वो हो जाएगा घोष, या इसी को सघोष भी कहते हैं। और जहां पे स्वर तंत्र झनकृत नहीं हो रहा है उसको बोला जाता है अघोष। ये दो है, ये भी हो गया आपकी किताबी बातें। अब यहां पे बोल रहा है अघोष जो है पहला दूसरा है, और बाकी जो बच गया वो कौन सा है आपका, बाकी कौन सा हो जाएगा, घोष या फिर सघोष। अब आ जाते हैं अगेन वापस वहीं पे जहां पे हमने अल्प प्राण और महाप्राण, ये यहां पे समझ में आ गया ना। अब हम इसी में आ जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, यही बोला गया था, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, ये स ऐसा वाला। तो जैसे क ख बोलते हैं ना, क ख, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, क ख, उसके बाद जैसे ही इधर जाएंगे ना तीसरे चौथे पांचवे में, यहाँ पे झनकृत होना चालू हो जाएगा। जैसे क ख ग घ अंग, ऐसे यहाँ पे झनकृत होना चालू हो जाता है। क ख बोलेंगे तो झनकृत नहीं होगा, लेकिन जैसे हम तीसरे चौथे पांचवे में जाएंगे ग घ अंग, यहाँ पे झनकृत होना चालू हो जाता है। आपको वो फील होगा जब घर में थोड़ा सा, यहाँ पे तो अब जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस सब करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, तो घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आपको वो फील होगा कि हकीकत में ऐसा होता है। इसीलिए जो व्याकरण रचे हैं उन लोगों ने इसको अलग अलग भागों में बांटा, समझ रहे। तो उन्होंने यही बोल के उन लोग बोले कि ऐसा क्यों होता है, तो बोले कि भाई प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे में ऐसा होता है, तो बोले ये है अघोष, इसमें झनकृत नहीं हो रहा है, बाकी इसमें हो रहा है। इसमें भी देखें कि ये स स स बोल रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन य र ल व बोलेंगे ना, य र ल व, या फिर बोलेंगे ह, तो उसमें झनकृत हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स स स स, इसमें आपके स्वर तंत्र क्या नहीं हो रहा है, झनकृत नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, आपके अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तो उधर आपको याद ही है, क ख, फिर वो प्रत्येक वर्ग का च जो भी है, क च ट त प में से पहला तो खुद ही हो गया, एक एक और ले लेना। उसके बाद तीनों स, ये वाला, बस इतना ही आपका अघोष। इसके अलावा जो भी हो वो आपके क्या हो जाएंगे, घोष। तो वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें स्वर तंत्र झनकृत होगी, य र ल व अंतस्थ व्यंजन, और एक ऊष्म में ह, और उसके साथ में एक और जितने भी स्वर वर्ण होंगे ना, आ, क्योंकि यही से तो बोल रहे हैं भाई, तो जितने भी स्वर वर्ण है वो भी आपके घोष में आ जाएगा। ठीक है,
वो भी आप बोल के प्रैक्टिस करिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म का ह और सारे स्वर वर्ण, ये आपके हो जाते हैं क्या, घोष, जिसमें क्या है, स्वरतंत्र झनकृत होती है। इतना ही आपको अल्प प्राण महाप्राण में याद रखना है, इतना ही आपको घोष और अघोष में याद रखना है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रश्न जो है ना मैक्सिमम यहां से बनता है, और अभी तो प्री में तो पूछ ही देता है इधर उधर से, और आपके मेंस में भी पूछ देता है कि घोष वर्ण के बारे में लिखना है आपको 2 नंबर का। ठीक है, तो ये आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। आप छांट सकते हैं ना, आप बिल्कुल यहां से ना, ये जो लिखे ना वहां से नहीं, आप यहां से अलग अलग करके पढ़िएगा। कंपेयर करेंगे तो यहां से अलग अलग करके पढ़िएगा, चाहे वो अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, घोष या अघोष, तो जल्दी याद होगा आपको। वहां पे जाएंगे तो फंसे रहेंगे, कितना ही रट्टा मारेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमने जितने भी व्यंजन वर्ण देखे ये सामने रखा है, तो हमने स्पर्श व्यंजन देखा, ये जो आपका ये स्पर्श व्यंजन देखा, साथ में अंतस्थ देखा, हमने ऊष्म देखा। अब बच गया संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और कौन सा, अनुस्वार और विसर्ग। और इस तरह से हमारा 52 वर्ण खत्म हो जाएगा। 11 हमने स्वर में देखा था, 11 हमने कहां देखा था, स्वर में देखा था। ठीक है, ये आपका 25 देखे थे स्पर्श, अंतस्थ कितने देखे, ऊष्म कितने देखे, संयुक्त कितने हैं, द्विगुण कितने हैं, और एक अनुस्वार और विसर्ग करके 2। अब गिन लो, आपके 52 वर्ण पूरा खत्म। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, संयुक्त द्विगुण भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जो वर्णों का उच्चारण होता है। जो भी 52 वर्ण हम लोग देखे हैं ना, उसका जो उच्चारण स्थान है, ठीक है, उसका तो उच्चारण स्थान में सबसे पहले मुख के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो मुख के 6 भाग जो हमने देखा। कौन कौन से हैं, कंठ है, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। क्योंकि उच्चारण जो होता है इन्हीं भागों से होता है। ठीक है, इनमें से किसी एक भी भाग का अगर कमी हो जाए ना, तो फिर आप लोगों को पता है बोलने में परेशानी होता है। ठीक है, अगर किसी का जीभ थोड़ा सा भी कट जाए, थोड़ा सा भी कटना तो दूर है, छाला हो जाए हल्का सा, फिर तो पता है हम लोग कैसे करते हैं, बोल ही नहीं पाते। दिन दिन भर जिन लोगों में ज्यादा होता है तो चुप ही रहते हैं। वो क्यों होता है, एक छोटा सा आ गया है छाला, या हल्का सा गलती से ना दांत में ही, खुद के दांत में पड़ जाए, उसके बाद तो फिर झन पूछो। तो सोचो बोलने में इन सारे भागों का बहुत योगदान है, समझ रहे हो। तो मुख के ये 6 भाग को आपको याद रखना है जहां से हम उच्चरित करते हैं। पहला है कंठ्य, कंठ से बना है कंठ्य। ठीक है, उसके अलावा और भी है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ्य है, दंतोष्ठ्य है। अब मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको इसमें जो उच्चारण है उसको याद करने का। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से वर्ण है ये तो हमको देखना ही है। पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य जितने भी देख रहा है, तो आपको अगर पूछ दे कि कंठ तालव्य का उच्चारण स्थान क्या क्या है, ऐसे पूछ दे तो आप कंफ्यूज ना होना, इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले सब में जीभ को तो ऐड करना ही करना है, एक को छोड़कर। सब में आपको जीभ को तो ऐड करना ही है, सबको जीभ में जोड़ देना, एक को छोड़कर ओष्ठ है, क्योंकि ये दोनों ओठ के सहारे से बोले जाते हैं, तो इसमें जीभ को नहीं लिया जाता। बाकी सब में जीभ को लेना है। उसके बाद जैसा नाम वैसा काम, मतलब कंठ है तो कंठ और जीभ, कंठ है तो लिखा है, याद करने में कोई परेशानी नहीं, कंठ और जीभ हो जाएगा। ठीक है, तालव्य तो तालु और जीभ, नाम है तालु, जीभ जोड़ दो। उसके बाद मूर्धन्य में मूर्धा और जीभ, उसके बाद दंत्य में दांत और जीभ, ओष्ठ में आपको याद रखना है दोनों ओठ। उसके बाद कंठ तालव्य तो कंठ, तालु और जीभ, याद करने में कोई परेशानी, पूछा जाता है ना, याद रखिएगा उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, पूछ देता है। उसके बाद कंठोष्ठ में कंठ, जीभ और ओठ, कंठ, ओष्ठ और जीभ भी बोल सकते हैं। उसके बाद दंतोष्ठ में दांत है, ओष्ठ है और जीभ है। तो ये उच्चारण स्थान हो गए जो यहाँ पे नाम दिए हुए। अब कंठ में हमने सबसे पहले तो क वर्ग देखा ही था,
ठीक है, क वर्ग देखे थे ना, कंठ्य का, क ख ग घ अंगा वाला। अब उसमें आपको जोड़ देना है अ आ ह और विसर्ग, अ आ ह और विसर्ग, तो इसका हो जाएगा कंठ्य। उसके बाद तालव्य में च वर्ग तो हमने देखा ही था, उसके साथ में जोड़ देंगे ई ई ई, मतलब दोनों ई, ह्रस्व और दीर्घ, य और स। ये पूछा गया प्रश्न है ना, याद रखना सारे के सारे। उसी के तरह से मूर्धा में हमने ट वर्ग देखा था, री र और स, ये तीन और जुड़ जाएगा। दंत्य में हमने त वर्ग देखा था, त थ द ध न, उसी में आप जोड़ देंगे ल और स। उसके बाद प वर्ग में ओष्ठ का प वर्ग देखे थे, प प ब उसमें उ जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद कंठ तालव्य में ए और ए। ठीक है, कंठ तालव्य मतलब कंठ, तालु और कौन सा, जीभ। ठीक है, तो उसमें आप ए और ए दो वर्ण को लेंगे। उसके बाद कंठोष्ठ में ओ और औ, कंठ, ओष्ठ और जीभ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है दंतोष्ठ में दांत, ओष्ठ और जीभ। कौन सा हो जाएगा, एकमात्र व। तो ये सारे के उच्चारण स्थान है। हमने पहले तो क्या बोलते हैं, व्यंजन का देखे थे, इसमें आपके जो जो छूट गया था उसको ऐड किया गया। ठीक है, जो जो छूट गया था उसको ऐड किया गया। अब ये सारे के उच्चारण स्थान है, इसमें से मैक्सिमम आपके यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो शुरू के 5 को तो आप गलती से भी इग्नोर मत करना। ठीक है, जो पहले से आप पढ़ चुके हो, उसमें जैसे क वर्ग का पता ही है, अ आ ह और विसर्ग, चारों का उच्चारण स्थान एक ही जैसा है। ठीक है, उसी तरह से सारे याद रखना। जैसे कि मूर्धन्य में तो हमने ट वर्ग देखा था, ट ठ ड ढ न, उसके बाद री र स, ये तीनों का एक जैसा है। ठीक है, ये भी याद रखना। लास्ट टाइम पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, लास्ट टाइम पूछा गया प्रश्न है, लास्ट मतलब हो सकता है 1-2 साल पहले, ये शायद प्री का ही प्रश्न है। ठीक है, या पीएससी ने किसी क्वेश्चन में पूछा था, एक तो दिया था ये सा, एक दिया था ये सा, और एक दिया था ये सा, और इधर उसका उच्चारण स्थान दिया हुआ था, अलग अलग दिया हुआ था, फिर सही जोड़ी मिलाइए दिया था। जैसे कि एक हमको शक्कर वाला सा दिख रहा है, ठीक है, जो जिधर जैसा पढ़े वैसा वाला सा ले लेंगे। ठीक है, मैंने शक्कर वाला पढ़ा है, तो स का दे दिया, यहां पे क्या होना चाहिए था, तालु और जीभ। ठीक है, तो इधर लिख दिया था तालु व जीभ ऐसे, और उसी तरह से तीनों का इधर उधर करके सही जोड़ मिलाने के लिए दिया था। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को, जैसे कि हम लोग ये वाले श का उच्चारण करेंगे, ये वाला, तो आपका जीभ जो है ना तालु पे जाना चाहिए, तब मानेंगे कि वो वाले स का उच्चारण आपने सही किया है। नहीं तो हम तो सबको एक जैसा ही बोलते हैं ना। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस वाले स का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको क्या, जीभ को ऊपर वाले दांत में लेके जाना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि सरोता वाले स को आपने सही बोला। और अगर आप षटकोण वाला जो स है उसका उच्चारण कर रहे हो तो जीभ को मूर्धा की ओर लेके जाना पड़ेगा, तब बोलते ना श, ऐसे बोलते ना श। वो यही होता है, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है तीनों स का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अगला, कुछ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारा बच गया है, एक संयुक्त व्यंजन और दूसरा आपके उस्रिप व्यंजन, या इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन मतलब समझ में आ गया, कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, बाद में कुछ वर्णों को और जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें मुख्यतः 5-6 वर्ण देखने को मिलता है। एक तो ये छ, स्र, ज्ञ जो सब देखने को मिलता है, ड़, ढ, ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, और ये एक नहीं है, ये दो वर्णों के मेल से बना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है क्या, इरेज नहीं किए इन लोग। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, छ जो है किसके किसके संयोग से बना हुआ है। ठीक है, छ जो है किसके किसके संयोग से बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पता नहीं कितने बार, कई बार पूछा, ये छ को तो फेवरेट है उसका, जो भी कंपटीशन एग्जाम लेता है ना उन लोग का फेवरेट है छ, दूसरे को नहीं, ये छ को ही उठा के पूछता है। दूसरा उसका फेवरेट है ज्ञ, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, जैसे छ है तो उसका होगा क्या, क और स दिख रहा है,
तो क्या करेगा, कभी इसमें लगा के पूछेगा, कभी इसमें लगा के पूछेगा, कभी वो घुमा घुमा के देता है। हम कंफ्यूज होते हैं ना, ऐसा, ये आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, मजाक नहीं, सही में बोल रहे हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। हटा देता मैं बस उसको, और मैं आज नहीं 2 दिन बाद भी पूछूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये जो हलन था पहले में लगा था कि बाद में लगा था कि दोनों में लगा था, और वो ऐसी करके पूछता है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी संयुक्त व्यंजन है ना, उसके पहले वाले में हलंत लगेगा, बाद वाले में नहीं। तो जैसे कि छ जो है क और श, त्र जो है त और र, ज जो सॉरी ग जो है ज और इया, इसको वो कंफ्यूज करता है। वो क्या करेगा, एक तो ऑप्शन में ये रखेगा ज और इया आपको देगा, दूसरा दे देगा ग और इया। लो अब जाओ, ग बोल रहे हैं ग और इया ही होगा, क्योंकि आप 1 2 3 महीने बाद कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि 15 दिन में एग्जाम है, हर सब्जेक्ट को 15 दिन में पढ़ लोगे। हिंदी है छोड़ो ना, ऐसे साइड करोगे, ठीक है, सरल है। लेकिन जब पेपर में एक एक नंबर के लिए जब गलत कर देते हो ना, आप लोग के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये सरल है। अगर आपने एक गलत किया तो 20-30 हजार से पीछे चले जाते हो। तो गलती से भी आप लोग जो सरल है उसको गलत मत करिएगा, क्योंकि आप सीधा 20-30 हजार से पीछे हो जाओगे तो प्री कहां से निकलेगा। जो सरल प्रश्न होते हैं वो सीधा पीछे करता है, इसलिए गलती से भी जो सरल है उसको बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो इसमें छ का क्या हो जाएगा, क और स, त का, त्र का त और र, ज्ञ, ये जरूर याद रखिएगा, ज और इया होता है, ज न कि ग, ठीक है। उसके बाद स्र का स और र तो है ही। कभी कभी याद रखिएगा, ये दिया क, ये दिया स और साथ में दे दिया अ, अब फिर बोलेगा छ, तो भी सही होगा, क्योंकि इस स को हमने फिर से अलग कर दिया, वर्ण विच्छेद बोला जाता है, फिर से हमने उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, तो ये भी सही हो सकता है। उसी तरह से यहां पे हलंत लगा के अ कर दिया तो भी सही हो जाएगा, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो कभी कभी सरल को कठिन बनाने के लिए ऐसा कर देता है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप, इसलिए ऐसा कर देता है वो, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हिंदी में। अगर शुरू के ये सारे आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आगे में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरह से उस्रिप व्यंजन बोला जाता है, ड़ और ढ। उस्रिप मतलब जैसे बोलते हैं ना तो ऊपर फेंका हुआ जैसे प्रतीत होता है, ड़ ढ ऐसा वाला, इसलिए इसको उस्रिप कहते हैं। साथ ही साथ ये दो गुण, पहला गुण ये ड में था और ये वाला पहला गुण दूसरा गुण के बिंदु लगा दी, ये हो गया द्विगुण, ठीक है। इसी उस्रीप को कभी कभी उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, उच्छिप्त पूछे या उस्रीप पूछे, आपके आएगा ड़ और ढ। इसमें आपको कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस्रीप व्यंजन है या उच्छिप्त व्यंजन है। आपने पढ़ना छोड़ दिया कुछ दिन तक, ए ऑप्शन में दिया क्या, एक ड़ दिया, ढ दिया, ऐसे दिया, बी में दे दिया छ और त्र, सी में दे दिया छ और त्र, ऐसे एक आध और ऐसा ऑप्शन देगा कि कंफ्यूज हो जाओगे किसको पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो है सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है, कठिन नहीं है और जल्दी से इसमें आपको याद भी हो जाएगा। तो ये आपके पूछे गए प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए प्रश्न, ठीक है। उसके बाद एक हमारा बच जाता है संयुक्ताक्षर बोला जाता है, मतलब लगभग ना के बराबर यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं है। ध्वनि से प्रश्न पूछना है तो यहीं से पूछ दो, क्योंकि ध्वनि तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां से प्रश्न लगभग ना के बराबर पूछा गया है, ठीक है, खासकर पीएससी व्यापम में लगभग। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि 2 मिनट का काम है, समझना भी और याद भी करना। और अगर पूछ दिया तो फिर 95-98% लोग गलत करके आएंगे, 99% लोग गलत करके आएंगे, ये ज्यादा रहता है। तो ये पॉजिटिव रहता है जब आप टफ को हल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे
संयुक्त, नाम में क्या दिया है? संयुक्त। जब आप सबका डेफिनेशन देखोगे सबको लगेगा ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त। जब तक आप उसके डेफिनेशन में नहीं जाओगे, घुसोगे नहीं, उसको तोड़ोगे नहीं तब तक। जैसे कि पहला बोलता है दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त। इसमें भी संयुक्त मिलेगा, इसमें भी कहीं ना कहीं वही लगेगा। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होगा। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में प्राण। अब इसका वर्ण अविच्छेद करूं मैं, प्रा का करूं, ये प, ये र और ये आ, ये प्रा होगा, वर्ण विच्छेद बोला जाता है। दो या दो से अधिक व्यंजन, यहां पे दो व्यंजन दिख रहा है, दो या दो से अधिक, तो दो व्यंजन दिख रहा है, परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोला जाए, दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोला जाए तो वो होता है आपका क्या? संयुक्त ध्वनिया। समझ में आ गया? इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसको संपृक्त, तो यहां पे भी संयुक्त दिख रहा है तो हमने ये संयुक्त ध्वनि ला बोल दे। अब इसका एग्जाम्पल आते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है संबल। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक ध्वनि, ये वाला ध्वनि है म, ये वाला ध्वनि कौन सा है? जो एक ध्वनि है वो म। जब दो व्यंजनों से संयुक्त, उसके पहले वाला एक स है, उसके बाद वाला ब है। जैसे आप स बोलोगे ना, म को जोड़ोगे और उसके बाद ब को भी जोड़ दोगे, सम बोलोगे, सम। म को बोलने के लिए आपको ब को भी ऐड करना पड़ेगा। जब एक ध्वनि, ठीक है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से क्या हो जाए? संयुक्त हो जाए, तो ये तो सम बोलते हैं ना, संबल। ठीक है। तो जैसे ही स बोलोगे आपको म को बोलना है तो ब को भी ऐड करना पड़ जाता है उसमें। ठीक है। तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संबल बोलते हैं उसको, तो ये हो जाता है आपका संपृक्त। तीसरा क्या? युग्मक। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, तो यहां दिख रहा है सब में एक ध्वनि क का डबल, तो यही जहां पे दो हो जाएंगे उसको युग्मक बोलेंगे। इतना ही है, इतना ही याद रखना। यहां से आपको ज्यादातर प्रश्न तो कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन क्या पता जहां पे जिस बुक से प्रश्न अधिकतर आया है सीधा सीधा उठाता है, वहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है। कम से कम मैंने कईयों पेपर का विश्लेषण किया है, संश्लेषण किया है, घोरा है उसको हिंदी का। मुझे पता चला कि उस बुक से जितने भी एग्जाम होते हैं ना पीएससी का, व्यापम का, उस बुक से आज तक कम से कम हर एग्जाम में 60 to 70% क्वेश्चन आता है। बस 10-20-30% जो है अदर बुक से आता है। और जब वहां से प्रश्न बन रहा है तो हो सकता है कल ये भी बन जाए, पॉसिबल है ना भाई। तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा देखे रहेंगे। तो यहां पे आपका व्यंजन का क्या हो जाता है? स्वर और व्यंजन समाप्त हो जाता है। अभी आप इसका आंसर करेंगे, सरल ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। निम्न में स्पर्शी व्यंजन है, दिख रहा है ना? ऑनलाइन वाले को दिख रहा है? पता चला दिख ही नहीं रहा, बेचारे आंसर कैसे करेंगे? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है तो कमेंट करके बता देंगे जो भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे। निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन कौन सा है बताना है। हमने पढ़ा है स्पर्शी व्यंजन के बारे में, और अगर इसी को स्पर्शी व्यंजन ना देके वर्गीय व्यंजन कौन सा है पूछ दे तो भी वही होगा। तो आपको बताना है थ, स, य, ह, 4 है। जल्दी से, और लाइव वाले भी कमेंट करके बताएंगे। आदित्य, सुषमा, कौन सा? ए। ठीक है। आदित्य का भी, सुषमा का भी ए आया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो देखे थे ना, त वर्ग, त, थ, द, द, ऐसा वाला। ठीक है। और स और ह तो हमको पता है उष्म है, यह तो हमको पता है अंतस्थ है, तो एक ही बच जाता है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं ये भी आपको पता होगा। ठीक है। सुषमा, देखो इन लोग जो है ना देख देख के पूरा कमेंट कर दे रहे हैं पूछने से पहले। निम्न में उष्म व्यंजन कौन सा है? ये तो हमने देखा ही है, ह, ख, न, झ, कौन सा होगा? निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? तो पंचम वर्ण पता है ना, पंचम वर्ण को ही क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर बोला जाता है।
इसमें कौन सा हो जाएगा? ऋण। उसके बाद निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है? कौन सा है मूर्धन्य ध्वनि? श। हम लोग देखे थे ना जीभ और मूर्धा वाला, ठीक है, मूर्धन्य। ठीक है, 11 का ए। ओहो, ऑनलाइन वाले तो एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक है, आदित्य और सुषमा का ये आ रहा है। 12 का बी बोल रहे हैं क्या? 12 नंबर है क्या इसमें? हाँ, 14 है वो। ठीक है, 14 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 11 के बाद 12 सोच रहे हैं बेचारे। ठीक है, सही आंसर है आप सबका। ठीक है, और बाकी लोग भी कमेंट करिए। लाइव बहुत लोग हैं लेकिन कमेंट 2 ही लोग का आ रहा है। सब लोग आंसर करिए। और भी क्वेश्चन थे क्या? हाँ, और भी क्वेश्चन थे। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, कौन से आपके अल्प प्राण है आपको बताने हैं। ठीक है, र, ठ, ह, श। अल्प प्राण और महाप्राण देखे थे ना, तो अल्प प्राण बताने हैं आपको। कौन सा होगा? जल्दी बताइए। 18 का ए बोल रहे हैं। 18 का ए अल्प प्राण। र बोले ना सब लोग? ठीक है, उसके बाद निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है पूछ रहा है। अब देखो, नहीं है पूछ रहा है, 8 को दिया, उसमें 2 छांटना है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ठीक है, ठीक है, आदित्य, सुषमा, दानेश्वर, आप लोग का भी सही है। अमरिका साहू, आपका भी सही है। एक बार मैच कर लेंगे, आपने सबका एक साथ लिखा है तो। ठीक है, 7 का सी कौन सा है? सब लोग प बना। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? इसमें अब सघोष याद रखिएगा, घोष को ही सघोष बोला जाता है। अघोष और सघोष ऐसा होता है, तो बता सकते हैं क्या इसमें? कौन सा है? छ। च, छ। पहला और दूसरा क्या होगा? सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं बोले थे, है ना? तो उसमें ई आ जाएगा। बाकी तो पहला और दूसरा वर्ण में से ही है। ठीक है, प फ आ गया दूसरे में, च छ दूसरे में आ गया, क ख पहले में आ गया। अब बच गया सारे स्वर वर्ण दिया ई। तो हमने वो भी देखे थे, घोष होगा मतलब सघोष होगा। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वर्ण वाला जो टॉपिक है, ध्वनि या वर्ण वाला, यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या? संधि। ठीक है, अब हमारा क्लास स्टार्ट होगा। संधि, उससे पहले 5 चीजों है जिसको आपको डोर को बांध के चलना है। कौन कौन सा है? डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस लर्निंग और पॉजिटिव थिंकिंग। ये 5 चीजें आपके दिए हुए हैं। अगर आपको प्री निकालना ही है तो 5 चीज को आपको बांध के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है, लगता है लेकिन ज्यादा दिन नहीं है। लास्ट के 2 महीने तो आपके रिवीजन में निकल जाते हैं, तो पढ़ोगे कब, ऐसा रहता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला संधि। ठीक है, लाइव वाले रेडी है सब लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, संधि देखेंगे तो आप लोग क्या समझते हैं संधि से? अरे, ये किताबी वाला नहीं है, मतलब नॉर्मल किताब को तो हमको तो पढ़ना ही है। हाँ, जल्दी बताएंगे क्या होता है संधि? हाँ, जुड़ना या फिर जोड़ना। ठीक है, हाँ आप बताओ। संधि क्या पूछते हो यार? संधि पूछ रहा हूं, नहीं पता? ठीक है, पता चल जाएगा अभी। और देखो,
परिभाषिक तौर पे तो हम देखेंगे ही संधि क्या होता है, परिभाषा क्या कहता है वो तो देखेंगे ही। आप लोगों ने हमेशा सुना रहा होगा, ठीक है। लाइट लग रहा है क्या? एक हमारा इंडिया है, भारत, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान। अभी तो युद्ध चल रहा था, क्रिकेट वाला युद्ध। एक हमने सुना क्या रहते हैं, भारत, दूसरा अमेरिका, ठीक है, यूएसए, अगर अमेरिका हिंदी में नहीं पता होगा तो। आप हमेशा सुनते होंगे ना, भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुआ, भारत और अमेरिका के बीच संधि हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संधि हुआ, ठीक है, ऐसा सुनते हैं ना, सुने हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुआ तो क्या दोनों आके मिल जाते हैं क्या? पूरा चलो जोड़ दिए, सब एक जैसे भाई भाई हो गए? नहीं। भारत और अमेरिका के बीच संधि हुआ बोलते हैं तो क्या दोनों आके मिल जाते हैं क्या? नहीं। हम कोई छोटा सा एक चीज को लेके संधि करते हैं, बोले क्या, भारत और पाकिस्तान को लेके सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल संधि हुआ, यही बोलते हैं ना। अब केवल सिंधु नदी में जो जल है ना, या आसपास जो भी नदियां हैं, वो जो कुछ 5 नदियां जिसपे हमने सिंधु जल समझौता, अब केवल उन पानी को लेकर संधि हुआ है, बाकी किसी चीज को लेकर नहीं हुआ। समझ रहे हो? सिर्फ पानी को लेकर हुआ, कोई एक चीज को लेकर हुआ। उसी तरह से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर संधि होते हैं, अलग अलग जो भी ट्रेड मतलब व्यापार है उसको लेकर संधियां, मतलब हम कोई छोटा सा एक चीज है जिसको लेकर संधि करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब भी मैं आगे बोलते जाऊंगा, जब भी मैं आगे आपको पढ़ाते जाऊंगा, तो आपको याद रखना है, जब भी मैं संधि का प्रयोग करूंगा ना, तो हम वर्ण की बात करेंगे, शब्द का पूरा नहीं, वर्ण का। जैसे कि महाधन क्या होता है, एक आध बताओ है? महान भारत हो जाएगा? नहीं, छोड़ो। विद्या धन आलय। अब जब भी संधि होगा तो क्या पूरे जोड़ देंगे क्या ऐसे? नहीं भाई, हम इनके वर्णों को जोड़ते हैं। और वो वर्ण कौन से होते हैं? तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, विद्या बोलते हैं ना, तो इसमें आ है तो वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? आ। और इन्हीं दोनों वर्णों का ही क्या होता है? संधि होता है। तो याद रखिएगा, संधि में वर्णों का मेल होता है, ठीक है, संधि में वर्णों का मेल होता है। कैसा वर्ण? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब दोनों मिलते हैं तो संधि होता है। और इससे विकार भी होता है, ठीक है। कैसा विकार होता है? तो कैसा विकार होता है? तो बोले आ और आ मिलके क्या हो गया? आ हो गया, ये विकार कहलाता है। जैसे अ और अ मिलके आ होता है ना, तो आ और आ मिलके आ ऐसे नहीं बोलेंगे, आ और आ मिलके आ ही रहेगा, ये भी एक विकार है, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है संधि में परिभाषा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। या इसी तरह से और लंबा परिभाषा पढ़ना है आपको, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है, वर्णों की या विकार जन्य मिलावट संधि। मतलब आपने जो एक एग्जाम्पल से छोटा छोटा समझा उसी को यहाँ पे लिख दिया, बता रहा हूं, आएगा ठीक है। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना, ठीक है। विकार मतलब होता है परिवर्तन होना। जैसे कि हमने बोला अ धन अ बराबर आ, अब यहां पे आ बन गया दोनों मिलके, यहां पे आ है नहीं, यहां पे भी नहीं है, लेकिन दोनों मिलके क्या कर दिए? परिवर्तित हो गए। उसी को बोला जाता है विकार। जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन का गुण हो, उसको बोला जाता है विकार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हमको अगले हर एक टॉपिक में ना यही विकार विकार देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो विकार को ही समझ लो।
तो जिसमें परिवर्तन होने की क्षमता हो, जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसमें रूपांतरण होता हो, वही होता है विकार। और ऐसे हर एक शब्दों को बोला जाता है विकारी। जैसे संधि हमारा एक विकारी शब्द है। क्यों भाई? क्योंकि हमने संधि में यही पढ़ेंगे कि सब में परिवर्तन हो रहा है, सब में विकार आ रहा है। तो संधि एक हमारा विकारी शब्द है। आगे जाएंगे तो आपको विकारी और अविकारी दोनों शब्द हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा। और पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से विकारी शब्द है, कौन से अविकारी शब्द है। आप पिछला पुराना जब पेपर देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? विकारी। और संधि में आगे आप देखेंगे कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है, दो वर्णों के मेल से होता है और ये विकारी शब्द है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और यही से क्वेश्चन आता है परिभाषा से। फिर हम बोलते हैं विकारी कहां से आया? भाई विकारी ये परिभाषा में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते हैं। तो ये हो गया आपके परिभाषा। ठीक है, अब आ जाते हैं संधि। संधि समझ में आ गया? ठीक है, संधि क्या होता है, कैसा होता है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं संधि के प्रकार की। यहां पे याद रखना, बहुत कंफ्यूजन है, अगर वो थोड़ा सा घुमा के दिया आप फंस जाओगे। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के, ये तो 55 से पढ़े होंगे, नो डाउट सबको पता होगा। भूल गए होंगे तो ये देखते ही याद हो गया होगा, हाँ स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है। स्वर संधि तो हमने 11 देखे ना, 11 स्वर हमने 11 देखे। हाँ, मतलब स्वर हमने 11 देखे। स्वर हमने कितना देखा? 11। और उन्हीं 11 के बेस पे हमको पढ़ना है स्वर संधि। व्यंजन हमने तो 33 और क्या क्या ना जोड़ के और देख लिए। तो हमने कम से कम 33 तो बोल सकते हैं व्यंजन देखे, तो हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। इसके नियम देखेंगे बहुत सारे। एक मात्र विसर्ग देखा, और उस एक विसर्ग के चक्कर में, दो बिंदु के चक्कर में हमको 7-8 नियम पढ़ने पड़ते विसर्ग के। समझ रहे हो? तो इतने सारे संधि से तो फिर फेवरेट क्या, अगर वो 5 बोलेंगे ना, 5 नंबर का आएगा हिंदी करके 5 क्वेश्चन, तो भी एक तो संधि का देगा वो। समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन का आएगा बोलेगा किसी पेपर में, तो भी एक वो संधि का देता है। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे समझ में आते जाएगा। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 रटे हुए होने चाहिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब हम तीनों के परिभाषा को थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो, क्योंकि अभी हम पता चल रहा है स्वर संधि पढ़ रहे हैं, टाइम ओवर, फिर कल व्यंजन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अभी हम कंपेयर कर लेते हैं। स्वर संधि क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं जब दो स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, मतलब जब दो शब्द रहेंगे तो उसके पहले वाला भी स्वर होगा और बाद वाला भी स्वर होगा। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, मतलब स्वर स्वर मिलके स्वर ही बनेगा। अलग अलग स्वर बनेंगे, तो इसके भेद को हम आगे देखेंगे। तो याद रखना, किसमें? आपके जो स्वर संधि में होता है वो स्वर और स्वर का मिलन होता है। कैसे कैसे होता है? या स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का संधि होता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है तो बताएंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन व्यंजन और एक तो याद रखिएगा, पहले में तो व्यंजन होगा ही होगा, दूसरे में होगा क्या? स्वर। व्यंजन होगा ही होगा पहले में, दूसरे में हो सकता है व्यंजन। तो व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ जब होगा तो वो होगा व्यंजन संधि। समझ रहे हो? इसमें केवल स्वर और स्वर होंगे। इसमें व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। तीसरा है विसर्ग। तो पहले क्या होगा उसमें? विसर्ग तो होगा ही होगा, पहले में विसर्ग तो होगा ही होगा। तो विसर्ग का स्वर के साथ या विसर्ग का व्यंजन के साथ, ऐसे होगा।
विसर्ग का विसर्ग के साथ नहीं होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए व्यंजन संधि में मेल होता है, व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का विसर्ग के साथ, इनमें से कौन सा सही है पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना, व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर्ग, स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन इन दोनों का ही होता है। विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर्ग, विसर्ग प्लस व्यंजन होता है, विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता। ठीक है, परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है वो, क्योंकि परिभाषा में आगे जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप, मतलब दो स्वर, पहले भी स्वर बाद में भी स्वर, तो हो गए ना, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाएगा, अथवा रूप परिवर्तन को मैंने बताया परिवर्तन होता है, तो ये क्या होता है आपका स्वर संधि होता है। तो स्वर और स्वर का ही मेल होगा, नो डाउट, एकदम याद रखना, इसमें कोई दूसरा वर्ण आएगा नहीं, चाहे वो व्यंजन हो चाहे विसर्ग, इसमें केवल स्वर होंगे, स्वर होंगे। स्वर किस किस तरह से, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, याद रखना, ह्रस्व हो सकता है या फिर दीर्घ स्वर हो सकता है, पहले कुछ भी हो सकता है बाद में भी कुछ भी हो सकता है। उसको जब हम स्वर के जो 5 भेद है, चाहे वो दीर्घ हो, गुण हो, वृद्धि हो, अयादि हो, स्वर के जो 5 भेद है ना, स्वर संधि के जो 5 भेद है, उन पांचों भेदों से हम समझेंगे कि कैसे कैसे संधियां होती है। अभी तो हम प्रकारों पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम आ गए स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आप याद रखिएगा, आपको ना पूरे नाम भी रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आप जब हिंदी में आगे जाते जाओगे ना, बता रहा हूं ना, ऐसे सिर दुखने लगेगा जब प्रकार पूछते जाऊंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक में 5-5, 7-7 प्रकार देखने को मिलता है, इसके कितने टाइप, उसके कितने टाइप, ये कैसा टाइप, वो कैसा टाइप, अब ना कंफ्यूज हो जाओगे। और सबके में कितना रहता है, 2, 3, 4, 5, किसका 3 है, किसका 5 है, किसका 4 है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो सारे प्रकार के नाम आपको याद हो। अगर मैं बोलूं कि जो स्वर संधि कितने भेद है, तो आप दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण, ऐसे 5 प्रकार तो एकदम रट्टा मार के बोल लो, बहुत कंफ्यूजन होगा आगे आप। तो जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप याद करते जाइएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हो गया, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम आ जाते हैं, ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है अपना, मतलब मेन क्या है, हम उनके फीलिंग को भी नहीं समझ सकते, देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आता है ना, किनको बोर लग रहा है, किनको क्या लग रहा है, तो वो सब समझ में आता है, लेकिन लाइव वाले को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करते रहा करिएगा, कोई भी दिक्कत होता है तो, नहीं होता है तो भी यस सर करके कर दिया करो, हमको पता तो चलता है कि आप जिंदा हो, मतलब लाइव हो। लाइव को जिंदा ही बोलते हैं क्या, जिंदा ही बोलते हैं ना लाइव को, ठीक है, मतलब आप लाइव हो, हमको पता भी तो चले। तो स्वर संधि के प्रकार हो गए, 2 स्वरों के मेल से होता है, हमको याद हो गया, रूप परिवर्तन होता है, हमने तो पहले ही देख लिया था। इनके प्रकार देखे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अब आदमी दीर्घ तभी होगा जब छोटा छोटा मिलेगा, तब छोटा छोटा मिलेगा तब क्या होगा, दीर्घ होगा, समझ रहे हो। या फिर छोटा बड़ा मिलके दीर्घ हो सकता है, या बड़ा छोटा मिलके दीर्घ हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, और ये भी याद रखिएगा, ये जो स्वर के आप क्या स्वर के जो आप 5 प्रकार देख रहे हैं ना, याद रखिएगा ये 5 नियम है जिसको प्रकार में डिवाइड किया गया है, 5 नियम है एक्चुअली में। अब इसको प्रकार दे दिया गया इसके गुण के कारण। आगे जाएंगे तो व्यंजन संधि के भी नियम है, विसर्ग के भी नियम है, बस उसका प्रकार नहीं दिया गया। यहां पे आपको 5 नियम 5 प्रकार के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दीर्घ। क्या बोल रहा है, नियम क्या कहता है, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते, यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता। इतना लंबा चौड़ा नियम है, ठीक है। लेकिन हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, जैसे कि प्लस के पहले और आगे पीछे आप समझ गए ना।
पहले में अगर अ आ ई उ और री हो, पहले में अगर अ आ ई उ और री में से कोई भी एक वर्ण हो और बाद में वही ह्रस्व, वही मतलब छोटा वाला या वही दीर्घ है, तो दोनों मिलकर क्रमशः हो जाते हैं आ ई उ और री, मतलब बड़ा दीर्घ वाला हो जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनमें से दिया हुआ है अन्न धन अभाव, ठीक है। अब इस हमको पता है ना, इसमें से लास्ट वाला किसको करना है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, अ, न में अ है, तो अंतिम वर्ण हो जाएगा अ, और इसका प्रथम अ, और दोनों मिलके आ। अब इसका जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, अन्नाभाव। अब आपको ये देखने को मिल रहा है, इसमें तो आ दोनों में तो है ही नहीं, यहां पे आ है क्या, यहां पे आ है क्या, और ये दोनों मिलके यहां पे क्या कर दिए, आ कर दिए, मतलब अपने रूप को परिवर्तित कर दिए। तो दो स्वर मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो पहले वाले में इनमें से कोई एक दिख रहा है क्या आपको, ये अ दिख रहा है, पहले वाले में ये अ यहां पे दिख रहा है ये, और वही ह्रस्व या दीर्घ, तो वही ह्रस्व आ गया, वही ह्रस्व आ गया। तो यही नियम यहां पे इतना लंबा चौड़ा लिखा है, समझ गए। तो आपको इस तरह से याद करना है कि अ आ ई उ री के बाद, मतलब पहले में इनमें से कोई एक होगा, बाद में वही होना चाहिए, या तो वो ह्रस्व हो सकता है या दीर्घ, लेकिन सेम जैसे पहले अ है तो बाद में अ हो सकता है या आ हो सकता है, तो वही ह्रस्व या दीर्घ हो तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देखे, गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, अंतिम में र धन ई, मतलब ई हो गया, ऐसे होता है ना इसका, र धन ई, तो अंतिम वर्ण ई हो गया हमारा, ठीक है। वर्ण विच्छेद करना तो आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अब बाद में भी ई है, इंद्र, तो ई अधना, ऐसे हमने देखा था ना वहां पे, तो यहां पे भी ई है, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं, छोटा ई बड़ा, सॉरी छोटा ई मिलके दीर्घ हो गए। अगर आपको पूछ दिया जाए गिरिंद्र, तो ये सही आपको शब्द दिख रहा है, शुद्ध शब्द देता है ना, शुद्ध शुद्ध छांटिए, तो ये यहाँ पे छोटा ई बड़ा ई ऐसे कर करके देता है। तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद में देख सकते हैं किस तरह से जुड़ के हो रहा है वो। तो दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए, यही होता है दीर्घ स्वर संधि। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे देखेंगे। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। एक चीज संधि में आप लोग और अच्छे से याद रखना, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, संधि में एक चीज और अच्छे से याद रखना जो हम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन पेपर में ना बहुत काम आता है। वो छोटे छोटे चीज है, अगर वो समझ जाओ ना, उसके बाद एकदम संधि हुआ, कंफ्यूज नहीं होगे। जब ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, छोटा ई बड़ा ई दुनियादारी ऐसा वाला, जब भी किसी भी शब्द का संधि होता है, जैसे यहां पे गिरिंद्र का संधि, अब आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा गिरी इंद्र, ऐसा गिरी बड़ा ई करके इंद्र, गिरी में बड़ा ई उधर छोटा, ऐसे कंफ्यूजन वाला देता है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जो भी संधि रहेगा उसका विच्छेद जब होता है, मतलब दो शब्दों में बढ़ता है, वो वर्ण विच्छेद होकर दो शब्दों में बढ़ जाता है, उन दोनों शब्दों का अपना अर्थ होता है। बिना अर्थ का कभी भी संधि में दो शब्द नहीं बनेगा। अब जितना भी देखेंगे, जैसे भोजनालय का भोजन और आलय दोनों का अर्थ है, नहीं तो हम भोजनाधन लय भी तो बोल सकते थे, अर्थ तो दोनों का है, लेकिन संधि वर्णों का संधि नहीं होगा ना उसमें। तो एक तो वर्ण में संधि होना चाहिए और दोनों के अपने अर्थ होने चाहिए। जैसे अन्नाभाव, अन्न का भी मतलब होता है अभाव, मतलब उसके पास अन्न का अभाव है,
ठीक है। उसी तरह से गिरी, गिरी का भी अर्थ है, इंद्र का भी अर्थ है। उसी तरह से आप पृथ्वी, पृथ्वी का भी है और इस का भी है। अब जैसे कि पृथ्वी से यहां पे दिया हुआ है, तो हमको पता है यहां पे बड़ा ई और बड़ा ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई। बड़ा ई हुआ ना, बड़ा ई हुआ। तो हमने नियम में तो यही देखा था, पहले अगर मान लो कोई बड़ा ई है तो वही ह्रस्व या दीर्घ आना चाहिए, तो वहां पृथ्वी में आया है। बोले सर इसमें छोटा ई क्यों नहीं कर सकते, इसमें ऐसे छोटा ई क्यों नहीं कर सकते। इसमें भाई ये इसका अर्थ होता है, ये इसका अर्थ ही नहीं होता। अब बता दो इसका ई और शक्कर का सा वाले, और इसका अर्थ बता दो आप लोग। बड़ा ई और इस मतलब क्या होता है? हा? नहीं, किसी को नहीं पता। हे भगवान, सही में किसी को नहीं पता। ओहो, जैसे कि गिरी और ईस यहां पे दिया हुआ है, तो हम यहां पे तो छोटा ई भी कर सकते थे ना भाई, तो भी तो बड़ा छोटा ई मिलके बड़ा ई हो सकता था, हो सकता था ना, लेकिन हमने छोटा ही नहीं किया। मैं इसलिए बता रहा हूं आगे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में छोटा ई करके भी देगा वो, एक में छोटा ई छोटा ई छोटा ई बड़ा ई बड़ा ई छोटा ई ऐसे करके देगा गिरीश में, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसका अपना अर्थ होता है। आप लोग भगवान को ईश बोलते नहीं सुने हैं, ईश्वर वाला ईश, समझ रहे हो? और ये छोटा वाला ईश है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो याद रखना, जब भी संधि विच्छेद होगा ना, तो आपको दो शब्द मिलेंगे, दोनों के अपने अर्थ होंगे। पेपर में वो घुमा घुमा के देगा, वो छोटा बड़ा कर करके, लेकिन इस गिरी का अर्थ तो पता ही होगा क्या होता है, हाँ, पर्वत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है इसमें, दीर्घ स्वर संधि में देखना है, देखना है, इसी में से सॉल्व करते हैं, इधर उधर कहां जाएंगे। ठीक है, इसी में से देखते हैं। ठीक है, हमने देखा दो स्वर तो होंगे ही होंगे। पहले देखा, पहले में अ आ ई और क्या, उ उ री सेम होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक पहले में होना चाहिए। तो उनमें से पहले में अगर आ रहा है यहां पे, और बाद में वही ह्रस्व या दीर्घ होना चाहिए, तो बाद में वही ह्रस्व या दीर्घ आ रहा है, तो आ और आ मिलके यहां पे आ हो रहा है। उसी तरह से पहले में अ और आ, तो पहले में आ गया, आ ई उ री में से कोई एक आ गया, बाद में वही ह्रस्व या दीर्घ, तो अ का आ वही दीर्घ आ गया उसी का, और दोनों मिलके यहां पे आ। उसी तरह से ऊ का मेरे को बता दो एक हाथ, ऊ का आप एग्जाम्पल बता दो, लाइव वाले भी। हाँ अच्छा, आदित्य ने कमेंट किया है ईश्वर होता है करके। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ऊ का बता देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऊ का बता देंगे, ऊ और ऊ कौन सा होगा, एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल कैसा भी हो, आप लोग ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके देंगे। जल्दी से करेंगे तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें बड़ा ऊ बनता हो, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता हो, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। एक भी है? कैसे श्रुति, मतलब सुरुधन उती ऐसा, हा? क्या बुद्धि, बोले ये भानुदेव, ऐसा है? नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका,
अब मैं न में छोटा ऊ करूं कि बड़ा ऊ करूं? तो नहीं, मैं इसमें छोटा ऊ करूं कि बड़ा ऊ करूं? छोटा ऊ। क्यों? उसके अर्थ भी तो होने चाहिए। भानु छोटा लिख देने से, बड़ा लिख देने से ना होता है। हा? क्या विच्छेद अलग हुआ है? अरे तो भानु और देव ऐसा थोड़ा ना होता है, हमको तो वर्ण विच्छेद भी करना है ना। तो कौन सा होगा, छोटा ऊ की बड़ा ऊ? लाइव वाले किए हैं छोटा भानु धन उदय, ठीक है। लाइव वाले किए हैं भानु धन उदय, ठीक है। अब इस भानु का अर्थ क्या होता है, और उदय का तो पता ही होगा, ठीक है। वेलकम पिक्चर का उदय भाई, ठीक है। उसी तरह से ये भानु, तो भानु का अर्थ आपको पता है, सुने होंगे आप लोग, तो कॉमन कॉमन चीजें है ये। ग्रह का नाम है। हमने मतलब ग्रह का नाम है, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची है, पर्यायवाची जो बोलते हैं भानु, और सूर्य बोल रहे हैं, सूर्य भानु, ठीक है। तो सूर्य हमारा कौन से नंबर का ग्रह है? कोई एक ग्रह बोले थे ना, तो मैं सोच रहा हूं कोई ग्रह होगा, ठीक है। सूर्य हमारा 0 नंबर का ग्रह, 0 मतलब क्या, जहां से शुरुआत होता है, ठीक है। अच्छा, कितने ग्रह होते हैं यही बता दो? 8, ठीक है, ठीक है। लाइव वाले सही सही जा रहे हैं। पार्वती, दानेश्वर। अच्छा, आदित्य ने एक और एग्जाम्पल दिया है, गुरुधन उपदेश। अच्छा, भानुदय होगा ना, ठीक ठीक। अच्छा, इतने देर से यही बोल रहे थे ऐसे भानुदय, ठीक है। करेक्शन कर लेंगे जो जो कुछ लिखे होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गुरुधन उपदेश, ये लाइव से आया है, गुरुधन उपदेश, ठीक है। तो यहां पे जो छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा वो, ठीक है, गुरुपदेश। तो ये भी सही है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक आध हो गया ओ वाला, हर चीज का ज्यादा नहीं मिलता सर बोलेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे, आप जब नेट में जाओगे ना तो आपको 100 एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोनों के अपने अर्थ होंगे, ठीक है। तो नहीं तो फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पेपर में तो वो ऐसी देता है वो, ठीक है। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। और ये भी याद रखना है कि इससे जो भी संधि बनेगा ना, संधि होने के बाद जो भी बनेगा उसमें आ, ई, उ ये तीनों दीर्घ होंगे। पहचानने का सबसे अच्छा शॉर्ट तरीका, लास्ट टाइम पहचानने के शॉर्ट तरीके भी देखेंगे, शॉर्ट में भी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट जो है हमेशा काम नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं आता, फंस सकते हो आप लोग। दूसरा बोल रहा है गुण स्वर संधि, नियम क्या कहता है, नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आए तो दोनों मिलकर कम सा ए, ओ और अर हो जाता है, समझ रहे हो। नियम से व्यापम में और पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, एक नहीं कम से कम 3 से 4 बार मैं क्वेश्चन देखा हूं, वो नियम डाल दिया क्वेश्चन में, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो बदल जाता है। क्या बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ए में, ओ में, व में, य में, ऐसे देता है वो ऑप्शन में, इधर को रखता है और नए नए ऑप्शन।
क्वेश्चन इसको बना देता है कि यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो वो जो उ है वो किस में बदल जाता है, ऐसे करके। और ऑप्शन में ये सारे रहते हैं, ऐसा पूछा गया है और आगे के नियम से भी पूछा गया। तो नियम को हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि पहले में क्या हो, यदि पहले में अ या आ हो, यदि पहले में आ या आ हो और बाद में यदि ई या ई आए, यही बोल रहे हैं ना, यदि अ या आ के बाद, मतलब ये पहले हो गया, इसके बाद यदि ई या ई आए तो वो जो ई या ई है ना वो ए में बदल जाएगा। और यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो वो जो उ है ना वो ओ में बदल जाएगा। और यदि अ या आ के बाद री आए तो वो अर में बदल जाएगा। नियम ये कहता है, क्वेश्चन पूछा गया यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो किस में बदल जाता है भाई, ओ में बदल जाता है वो। जैसे हमने पहले में देखा था ना, अ धन उ बराबर ओ, याद है? देखे थे पहले में, तो देखे थे, दीर्घ स्वर देखे थे, याद है? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। तो उसमें अ धन उ बोले थे, अ धन उ बराबर ओ, देखे थे? अ धन ई बराबर, यही देखे थे। मैंने बताया भी था ओ किन दो वर्णों के मेल से बना, अभी पूछा गया प्रश्न है करके। कल ही तो बताया था, इतना जल्दी भूल गए? नहीं बताए थे बोलती है, ओहो। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये हमने कल देखा था वो वाला है। तो नियम क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए में बदल जाता है। अ या आ के बाद उ या उ आए, उ मतलब ह्रस्व और दीर्घ में से कोई भी, उ या उ आए तो वो ओ में बदल जाता है। और अगर री आए तो अर में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक है देव धन इंद्र, ये अ है, वह में अ है ना, ठीक है। तो पहले में अ आ गया, बाद में क्या ई दिख रहा है। तो यदि अ या आ के बाद ई या ई है तो ए में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए। अ और ई मिलके ए हो गया। और यही वहां पे हमने देखा था, यही हमने वहां पे देखा था शुरू में। अब यहां पे जो आपको बन रहा है वो देव, और इसमें का अ और उधर का ई मिलके, और एक आपका आपका बिंदु था यहां पे, हो गया। अब ये ई किस में परिवर्तित हो गया, ए में परिवर्तित हो गया। और यही ई या यहां पे बड़ा ई होता तो भी वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पे नहीं है, एक ही ए का मात्रा एक है, लेकिन यहां पे दूसरा भी आ गया, मतलब क्या, विकार हो गया। और वो विकार इसके अ और ए ई दोनों के मिलने से। बाकी आपको ये द और ए के मात्रा पूरा दिख रहा है, वह भी पूरा दिख रहा है, और द्र भी पूरा दिख रहा है, और ये बिंदु भी पूरा दिख रहा है। बस आपको एक ही अंतर दिख रहा होगा, ए का मात्रा। और वो ए का मात्रा विकार से हुआ है, किसके विकार से, इसके अ और ये ई दोनों के मिलने से। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि महाधन उत्सव में हमको देखने को मिलता है। यहां पे क्या है, आ, और इधर उ, और इन दोनों के विकार से क्या हो जाएगा, आ के बाद यदि उ आए तो ये हो जाएगा उ। अब इसको कैसे लिखते हैं, महोत्सव। अब मेरे को आप लोग ऐसे आंख को जूम करो और मेरे को बताओ, इधर कहीं ओ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आ और उ दोनों मिलकर विकार कर गए, परिवर्तन कर, अपना रूप को परिवर्तित कर दिए, दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या, आ और उ मिलके क्या हो गए, ओ हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, महाधन उत्सव महोत्सव। महोत्सव का देता है तो वो एग्जाम्पल में देता है, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महधन उत्सव, महधन उत्सव, ऐसे एग्जाम्पल में देता है। तो भाई अगर वो दे दे, महा का भी अर्थ होता है ना, और उत्सव का भी अर्थ होता है, ठीक है।
और महोधन, महोधन तसाव कर दे तो उसका कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो दोनों का अपना क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। गंगाधन उर्मी, ये आ, बाद में क्या? उ। अब ये हमको पता है जहां उ या उ आए वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पहले में अ या आ होना ही चाहिए। पहले में सारे में देखोगे अ या आ ही दिख रहा होगा, बाद में आपको ई या उ या री दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ के बाद री है तो अर में बदल गया, यहाँ पे वो आ के बाद री है तो वो अर में बदल गया, आ के बाद उ है तो ओ में बदला। ठीक है, अ के बाद उ है तो भी ओ में बदला, अ के बाद उ है तो भी ओ में बदला। ठीक है, तो याद रखना शुरू में अ या आ के बाद यदि ई है तो ए में, यदि उ है तो ओ में, यदि री है तो अर में बदल जाता है। ये आपका नियम है और सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार, उसके बाद तो चाहने के बाद भी आप नहीं भूल पाओगे। बस प्रैक्टिस, उस इस नियम को, इस ये जो आपको नियम दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देखना, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल सामने रख रख के देखते जाओ, सारे बनेंगे कि अच्छा इसके तहत है। और सारे संधि में याद रखना सबका, दोनों का अपना अर्थ होगा। ये कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल ना हो। ठीक है, आगे के पेपर में और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब उसके बाद तो आपको किसी बुक में, कहीं नेट में लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हजारों एग्जाम्पल ऐसे सामने में। तो आप ज्यादा नहीं, आप नियम के मतलब इसके 2-4 एग्जाम्पल देखें, इसके 2-4 एग्जाम्पल, इसके 2-4 एग्जाम्पल, फिर क्लियर। उसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो हर एक बुक में कम से कम 400-500 तो आपको संधि का वो दिया रहता है पूरा, इतने सारे हैं। आप हर एक नियम से 2-2, 4-4 देख लिए, खत्म कहानी। फिर आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या? वृद्धि। ठीक है, अब इससे पहले जो गुण, इससे पहले कौन सा देखे थे अपन? गुण स्वर संधि देखे थे ना, जिसमें ए ओ अर में परिवर्तित हो रहा था। मतलब इससे पहले जो भी परिवर्तन हो रहा था ना, इससे पहले जो भी परिवर्तन हो रहा था वो तो ए और दूसरा ओ और तीसरा अर, मतलब ऊपर में एक एक डंडी का परिवर्तन हो रहा था। तो पेपर में आप ट्रिकी हिसाब से ना, ऊपर में एक एक डंडी का अगर परिवर्तन दिख रहा है तो आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हो? बस देखना है कि वर्ण विच्छेद वहीं पे हो रहा है ना, पता चला और दूसरे जगह का शुरू का ओ देख के लगा दिए, तो देखना कि वर्ण विच्छेद वहां से होना चाहिए। ये आपके शॉर्ट ट्रिक में भी आ जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। इसमें क्या हो जाता है, वो जो ए और ओ था वो डबल डंडी में परिवर्तित हो जाएगा। कैसा? ए और अ में। अब इसका नियम क्या कहता है? अ आ के बाद उसमें ई उ री था। अब अ आ के बाद ए ओ यही 4 छूट गए थे ना, अब वो 4 यहां पे आ गए। यदि अ या आ के बाद ए या आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अ में। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। यही होता है वृद्धि स्वर संधि। नियम याद रखिएगा, यदि अ या आ के बाद ए या आए तो अ में परिवर्तित होगा, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ में परिवर्तित होगा। और यही जो परिवर्तन दिख रहा है यही को बोला जाता है आपके वृद्धि स्वर संधि। अब एग्जाम्पल एकदम फेवरेट वाला, सरल वाला, एक धन एक, इधर आ गया क्या? क धन अ वाला, इधर आ गया दोनों में से एक ठो, और बाद में हमारा क्या आ गया? अब ये क्या हो जाएगा? और इधर कैसे लिखेंगे? एक ऐसा। एक का सही संधि विच्छेद है एक धन एक। एक धन एक ऐसे नहीं करेंगे, या एक धन एक ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको यही दे दिया इसका सही संधि विच्छेद करो और ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया एक धन एक ऐसे, या एक धन एक ऐसे दे दिया, तो भाई इसका अर्थ भी तो होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों का क्या है? अपना एक और एक का अर्थ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ये हो गया। और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देख सकते हो।
कौन सा? ये ए, ये ए है। देखिए मात्रा, जब हम मात्रा देखते हैं ना तो ये एक डंडी वाला मात्रा होता है, ऐसा वाला, ठीक है, और ये जो है ना ये डबल डंडी वाला होता है। लिखते ऐसा है क्योंकि एक मात्रा तो ये खुद है और दूसरा मात्रा इसके ऊपर में ठेस दिए। भाई एक हमने ये लिखा और दूसरा हमने ये कर दिया, समझ गए ना, एक खुद ये लिख दिए और दूसरा इसको लाके डाल दिए ऊपर में, तो उसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए होता है, ये ए होता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए इसी में, दूसरा एग्जांपल, सदा धन एव। अब बता दो, ठीक है, यहां पे क्या है, आ, ये आ, और यहां पे ए, ये ए, क्या हो जाएगा, ए। तो अब यहां पे कहीं पे नहीं है ए, लेकिन वहां पे रूप परिवर्तित क्या हो जाएगा, ये आ और ये ए मिलके क्या हो जाएगा, ये है सद, और ये आ और ये ए मिलके इसमें ए हो जाएगा और वह जस का तस आ जाए, ये हो गया सदैव। उसी तरह से और है परम धन ओजस्वी, अधन ओ मिलके, अधन ओ मिलके अ हो गया, तो यहां पे परम धन ओजस्वी परमाओजस्वी हो जाता है, समझ गए। तो ये अ और ये ओ या औ मिलके अ हो जाता है। उसी तरह से महाधन औसत, तो आ धन औ, ये दिया ना, आ धन औ मिलके औ, तो यहां पे महाधन औसत महोसद, ठीक है। इसी तरह से और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, ये सारे देख सकते हैं। और सब में विकार क्या हो रहा है, तो सब में विकार हो रहा है ए का, औ का, यही हो रहा है, बस दो ही विकार हो रहा है, ए और औ का। जहां जहां ए और औ का विकार हो रहा है, आप आंख बंद करके उसमें क्या लगा सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि, डबल डंडी, ऊपर में डबल डंडी का विकार हो रहा है सब में, ठीक है। इससे पहले वाले में देखे थे गुण में तो एक एक डंडी का, वृद्धि में डबल हो गया, इतना ही है, शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन आप नियम को भी याद रखिएगा, क्योंकि जब उलझोगे ना, फंसोगे, तो नियम याद आता है, बहुत दिक्कत होता है, एकदम पास पास का देता है वो, ठीक है। आज कहां तक खत्म हुआ हमारा, वृद्धि तक, ठीक है। आप लोग रेड जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कल पूछ सकते हैं, ठीक है, कल के क्लास में स्टार्टिंग में ही पूछ सकते हैं, लाइव वाले भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बुक रखे हैं ना कोई अच्छा सा हिंदी के लिए, ठीक है, यहाँ तो नोट से मिलेगा ही, ठीक है। आप यहाँ से आपको सॉफ्ट कॉपी में तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपना भी एक आध रखा रहा करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, आगे आएगा री वाला, और अभी बहुत जगह पे आएगा, आएगा वृद्धि में, नहीं उसमें ए और औ ये दो होता है,
हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एकदम सेम नहीं रहता, तभी तो दोनों को अलग किया गया है। अगर समान होता तो हम अलग से क्यों पढ़ते? ठीक। ये जो आर है वो संस्कृत में मतलब ऋषि का री जो हाँ, संस्कृत में होता है क्या? कैसे ऋषि का री मतलब? मतलब यही, हाँ वृद्धि में री का भी होता है क्या? नहीं, जैसे कि हम पहले दीर्घ में पढ़ते हैं ना, री और री मिल के हो जाता है। आगे और भी आएगा, देखना। आपको संस्कृत वाला देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप संस्कृत, अभी संस्कृत को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है? संस्कृत को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है?